जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो चल रहे सेमेस्टर एग्ज़ाम परीक्षा के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया है, तो हम आज देखेंगे उसका आंसर। तो चलिए देखते हैं उसका आंसर, जिसमें हमें यूनिट फर्स्ट में कहा गया है कि इसका पहला क्वेश्चन ए दिया है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है क्योंकि इसके अष्टक पूर्ण होते हैं। कक्षक के पहले से ही पूर्ण रूप से भरे होने के कारण आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता। फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। फिर दूसरा कहता है कि बी कहता है, उत्तर बी हम लोगों का। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में कहा है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है, तो इंट्रोड में देखते हैं। हमारे चारों ओर घूमने वाले समस्त पिंड, ग्रह, उपग्रह आदि की गति ज्ञात हो तो उसकी स्थिति को आसानी से पता कर सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण का सही निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। तो डेफिनेशन के रूप में हम देखते हैं तो गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का सही निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अर्थात हम देखें डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, जहाँ पर डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता और डेल पी संवेग में अनिश्चितता तथा एच यहाँ पर है वो प्लांक स्थिरांक है। इस प्रकार से हम लोगों का ये बी का फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और बी में सेकंड कहा गया है, अफबाउ का नियम लिखिए। तो अफबाउ का नियम क्या है, तो अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना होता है, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने से है। इस सिद्धांत का उपयोग करके हम किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। इस सिद्धांतानुसार न्यूनतम ऊर्जा तंत्र सबसे अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है। इस नियमानुसार परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, जिसका क्रम निम्नानुसार है। क्या क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरता है, फिर 2s में, 2p में, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p और 5s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते जाता है। अब ये अफबाउ का नियम तो हो गया, अब चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से हम अफबाउ नियम का चित्र बना सकते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर सेकेंड लाइन से 2p, 3p, 4p, 5, 6, 7p। फिर थर्ड लाइन से 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर फोर्थ लाइन से 4f, 5f, 6f, 7f। फिर इसको इस प्रकार से मिला देंगे और जो क्रम बनेगा वही अफबाउ नियम के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का सी क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि आयनन विभव क्या होता है तथा इनके प्रभावित करने वाले कारक और आवर्तीता बताने को कहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक से आकर्षित रहते हैं। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर हम लोग सिस्टेमिक डेफिनेशन देखने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि किसी तत्व के गैसीय अवस्था में एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस तत्व की आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। जब उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह धनायन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक तत्व है सोडियम, जो कि गैसीय स्टेट में है। जैसे इसे एनर्जी प्रदान किया जाता है तो यह अपने में से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और जो Na
गैसियस स्टेट में होता है वह Na+ आयन हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है। इसको प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV प्रति मोल किलोजूल से व्यक्त किया जाता है। किसी परमाणु के संयोजी कोश से प्रथम संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ऐसी स्थिति में आयनन ऊर्जा से पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय एवं तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक एंथैल्पी की मात्रा क्रमशः द्वितीय व तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई तत्व M है, जब इसे एनर्जी प्रदान किया जाता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसे IE फर्स्ट अर्थात प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे ही जो M+ आयन होता है उसे और एनर्जी प्रदान किया जाता है तो यह M2+ आयन अर्थात एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और यह M2+ आयन बना लेता है और इसे IE2 अर्थात द्वितीय आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। फिर अगर M2+ को फिर एनर्जी प्रदान किया जाए तो वह एक इलेक्ट्रॉन पुनः त्याग देता है और M3+ के रूप में आ जाता है और IE3 अर्थात तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाता है। इस प्रकार से जितना इलेक्ट्रॉन निकलते जाता है उसने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में बढ़ते जाता है। फिर हम लोग देखते हैं आवर्तीता, पीरियोडिसिटी। तो क्या कहता है, फर्स्ट आवर्त में परिवर्तन। तो आवर्त में क्या परिवर्तन होता है देख लेते हैं। आवर्त सारणी के तत्वों में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है किंतु कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाता है। फलतः आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि हो जाता है। दूसरा कहा है वर्ग में। वर्ग में परिवर्तन आवर्त सारणी के तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है किंतु इलेक्ट्रॉन संख्या स्थिर रहती है, जिससे नाभिक से आकर्षण बल का मान कम होते जाता है, जिससे कम ऊर्जा पर भी हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। फलतः आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है। फिर कहा गया है प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक बोला है, तो दो कारकों के बारे में देखते हैं। पहला है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा परमाणु में से संयोजी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन उतना ही कठिन होगा, क्योंकि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे होंगे। अतः नाभिक के आवेश वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होता है। फिर दूसरा कहता है परमाणुवीय अमाप, अर्थात इसी को बोलते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। तो परमाणुवीय त्रिज्या क्या होता है, परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ने लगता है। ऐसी दशा में आयनन विभव का मान कम होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य परमाणु का आकार बढ़ता है तो आयनन विभव का मान, आयनन ऊर्जा का मान कम होने लगता है। फिर यूनिट सेकेंड में कहा गया है उत्तर फर्स्ट में त्रिज्या अनुपात नियम। त्रिज्या अनुपात नियम क्या है, जब किसी आयनिक ठोस के त्रिज्या अनुपात का यह प्रभाव जो उसके समन्वय संख्या एवं ज्यामिति की भविष्यवाणी करता है त्रिज्या अनुपात नियम कहलाता है। आयनिक ठोसों की संरचना एवं समन्वय संख्या के लिए विभिन्न सीमांतकारी त्रिज्या अनुपात निम्न है। जैसे त्रिज्या अनुपात अगर 0.15 से कम है तो धनायन की समन्वय संख्या 2, क्रिस्टल संरचना रेखीय, इसका उदाहरण HF- से ले सकते हैं। दूसरा अगर 0.15 से 0.225 के बीच हो तो धनायन की समन्वय संख्या 3, क्रिस्टल संरचना त्रिभुजीय आकृति का होगा। B2O3 आदि मेटाबोरेट से हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। तीसरा 0.225 से 0.414 के मध्य हो त्रिज्या अनुपात तो धनायन की समन्वय संख्या 4, क्रिस्टल संरचना चतुष्फलकी, इसका मुख्य उदाहरण ZnS को ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन बी में कहा गया है उत्तर बी में संकरण। संकरण क्या है, तो संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एटम परमाणु के समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले उतने ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया संकरण कहलाता है।
जैसे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में sp संकरण करते हैं और दो sp संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, अर्थात एक और एक अगर दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑर्बिटल बन रहा है। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन में बोला गया है अमोनिया अणु की ज्यामिति। तो अमोनिया अणु की ज्यामिति देखते हैं। अमोनिया NH3 का केंद्रीय परमाणु N अर्थात नाइट्रोजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 अर्थात S में 2 और P में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर अतः N परमाणु के बाह्यतम कोश में 3p ऑर्बिटल अर्धपूरित है और 3 कोवेलेंट बांड बना सकता है। ये जो अर्धपूरित ऑर्बिटल है वो कोवेलेंट बांड बना सकता है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा नॉन बॉन्डेड होता है, अर्थात इधर या अगर देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा जो है नॉन बॉन्डेड होता है। इस प्रकार अमोनिया में उसके केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा रहता है, अर्थात एक नॉन बॉन्डेड और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा रहता है। इसमें 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल का है, h ऑर्बिटल का है जो कि गोलाकार है, या फिर इसको इधर इस चित्र से भी समझ सकते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड का निर्माण करता है। फिर क्या कहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थिति के कारण ज्यामितीय संरचना में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अधिक फैलता है, इसके फलस्वरूप अमोनिया के तीनों NH बॉन्ड अंदर की ओर दब जाते हैं। फलस्वरूप बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 रह जाता है और आकृति समचतुष्फलकी न होकर के पिरामिडी संरचना बना लेता है। अमोनिया के बाद H2O की ज्यामितीय संरचना भी पूछा गया है। तो H2O अर्थात जल की ज्यामितीय संरचना देखते हैं। तो H2O अणु में केंद्रीय परमाणु O अर्थात ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है, जहाँ पर 2 ऑर्बिटल अयुग्मित है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अतः O ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा कर H2O बंध का निर्माण करता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डेड होता है, जिसके कारण H2O बंध कोण 109 डिग्री 5 से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, या इसी को हम लोग इधर चित्र में समझ सकते हैं। जल की संरचना का ये चित्र है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। फलस्वरूप 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट तक रह जाता है तथा ज्यामिति चतुष्फलकी न होकर V आकार की हो जाती है। फिर उत्तर C थर्ड में जालक दोष। जालक दोष पूछा गया है। तो जालक दोष क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल में जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है अथवा अशुद्धि मिलाया जाता है तो उनके क्रमबद्ध व्यवस्था में अंतर अथवा विचलन होने लगता है। आदर्श क्रिस्टल में विचलन के फलस्वरूप दोष उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल जालक में इस प्रकार से उत्पन्न दोष क्रिस्टल दोष या जालक दोष कहलाता है। जालक दोष 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। फर्स्ट बताया बिंदु दोष। तो क्रिस्टल के अवयवी परमाणु अथवा आयनों के क्रमबद्ध व्यवस्था में अंतर अथवा दोष उत्पन्न होने की घटना को बिंदु दोष कहते हैं। यह दोष धनायनों अथवा ऋणायनों को अपने उचित स्थान से विचलित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह दोष उच्च ताप के कारण तापीय कंपनों के फलस्वरूप होते हैं। इनमें भी 2 प्रकारों में विभक्त किया गया, अर्थात जो बिंदु दोष है उसे 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट शॉटकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। शॉटकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि भी बोलते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाया है वह बिंदु दोष का उदाहरण है, चित्र बिंदु दोष। फिर देखते हैं दूसरा अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
तो सामान्यतः रस समीकरण मिति यौगिकों के एक निश्चित संगठन के नियम को पूर्ण रूप से पालन करता है, किंतु इसके विपरीत अरस समीकरण यौगिकों को एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न हो जाने के पश्चात उसके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अरस समीकरण मिति दोष कहलाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अर्थात जो अरस समीकरण मिति दोष है वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु अधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। जैसे FeO में देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में अरस समीकरण मिति दोष का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर तीसरा आता है अशुद्धि दोष अर्थात इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अशुद्धि दोष क्या होता है? कभी कभी क्रिस्टल में जब कोई अशुद्धि बाह्य परमाणु मिला दी जाती है तब क्रिस्टल के गुणों विशेषतः विद्युतीय गुणों में परिवर्तन आ जाता है। क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को अशुद्धि दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि निकिल ऑक्साइड में लिथियम ऑक्साइड मिला दे तो गहरे स्लेटी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो विद्युत के लिए अर्धचालक की भांति कार्य करता है, जबकि NiO अर्थात निकिल ऑक्साइड विद्युत का कुचालक होता है।